नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राहुल गांधी ने आज मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी। कांग्रेस इसे गेम चेंजर बता रही है। वैसे भी राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज ही के दिन कांग्रेस के तथाकथित दुकान या यूं कहें कि कुनबे से बड़े बड़े नेता किनारा कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा ने आज कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ दी। सुबह सुबह ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ और उनके परिवार का 55 साल का एसोसिएशन खत्म कर रहे हैं। बात यहां तक होती तो भी ठीक थी। कांग्रेस के छोड़ने के अभी कुछ ही घंटे नहीं हुए थे कि देवड़ा फौरन शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए और ऐलान कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के विजन से काफी प्रभावित हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 4 तस्वीरें कांग्रेस की कहानी बयां कर रही हैं। सवाल यह है कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी क्या करनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले यह अच्छे संकेत नहीं है, खासकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरह से बड़े नेता किनारा कर रहे हैं। तो ऐसे में आज की बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए, आइए जल्दी से नजर डालते हैं और देखते हैं आज के जरूरी सवाल। 2024 में कांग्रेस के लिए चुनौतियां क्या और बढ़ने वाली हैं, और क्या अभी हम सिर्फ मिलिंद देवड़ा को देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ और नेता हो सकते हैं। भारत जोड़ो निकले राहुल के लिए कांग्रेस को जोड़ना कितना मुश्किल होगा। क्या कांग्रेस के अंदर वो मजबूती बनाकर नहीं रख पा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई कद्दावर नेता को देखा है जो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, जो राहुल गांधी के मित्र हुआ करते थे। मिलिंद देवड़ा के बाद कुछ और बड़े नेताओं के छोड़ने की भी खबर आ सकती है। क्या कांग्रेस में इस वक्त भगदड़ की स्थिति हो सकती है, वो भी 2024 के चुनाव से पहले। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि बीजेपी के पक्ष को मजबूत करती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज की बड़ी बहस। बुरा वक्त और कांग्रेस लगता है एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। सितारे गर्दिश में हो तो कैसा होता है, कांग्रेस इसकी मिसाल बन चुकी है। ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। मणिपुर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे तो मुंबई में उन्हें बड़ा झटका लग रहा था। सबसे करीबी साथियों में से एक मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट का दामन थाम रहे थे। मिलिंद जी देवड़ा साहब, आप आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। कट्टर कांग्रेसी रहे मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस को गुड बाय कह दिया है। शिंदे गुट का हाथ थामने के बाद देवड़ा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत मजबूत हो रहा है। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो इसका भी विरोध करेंगे। और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है। सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को फिर श्री राम की याद दिलाई। कहा कि राम का बार बार अपमान महंगा पड़ा है। प्रभु श्री राम का प्रकोप शुरू हो चुका है। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। जब से मैं जानता हूं ये कांग्रेस से जुड़े थे, पारिवारिक वैचारिक सबका सम्मिश्रण था। लेकिन क्या ही कहा जाए, जब कोई दल सत्ता से बाहर होता है फिर वही बात याद आती है, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। लगातार झटके पर झटका कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बुरी हार से हालत पतली है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भी फायदा नहीं दिखा। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन आज के दिन देवड़ा ने साथ छोड़ दिया। क्या 2024
कांग्रेस का राहुकाल है? इसी सवाल के साथ पेश है आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। तो कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये प्रकोप है प्रभु श्री राम का, जिस तरह से न्योता ठुकराया गया। आइए जानते हैं इस तरह के एलिगेशंस क्यों कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। जल्दी से नजर डालते हैं। राहुल के एक और करीबी छोड़कर जा चुके हैं मिलिंद देवड़ा, जिनके परिवार का 55 साल का एसोसिएशन यानी कि जुड़ाव था। मिलिंद देवड़ा ने शिंदे गुट का हाथ थाम लिया और प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। कहा भारत ने जिस तरह से तरक्की की है उससे वो काफी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि मैं विकास के रास्ते पर जा रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव राजनीति के उन्होंने संकेत दिए। एक तरह से अगर दबी जुबान में या छिपे शब्दों को समझने की कोशिश की जाए तो मोदी जी ने भारत को मजबूत किया है, यह भी कहना था मिलिंद देवड़ा का। यानी जिस तरह से मंच पर आकर खुले दिल से उन्होंने केंद्र सरकार के काम की तारीफ की, जिस तरह से बाकी चीजें सामने रखी, उससे क्लियर इशारा मिलता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील कर रहे थे। प्रभु श्री राम का प्रकोप शुरू हो गया, प्रमोद कृष्णम का कहना है। यह अभी बयान हमने आपको सुनवाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि राम मंदिर के न्योते को ठुकराया गया, तो प्रमोद कृष्णम डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो ये बताते हैं कि कांग्रेस की परेशानियां अभी और बढ़ने वाली है। कई युवा चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ गए। इससे पहले भी ये फेहरिस्त काफी लंबी है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लीजिए, इसके अलावा कुछ और बड़े नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं जो कि धीरे धीरे एक एक करके पार्टी को छोड़ते रहे और दूसरी पार्टियों में जाते रहे। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद जा चुके हैं, दो नाम और आपके सामने हैं। तो इससे भी कांग्रेस को 2024 में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुल के लिए कांग्रेस को जोड़े रखना क्या बहुत मुश्किल होने वाला है, क्या बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और क्या राहुल गांधी के लिए असली चुनौती यही है कि वो कांग्रेस के कुनबे का विस्तार कर पाए, कांग्रेस को मजबूत कर पाए, भारत जोड़ो यात्रा के बनस्पत? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। हालांकि आज जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि मणिपुर से राहुल ने न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी इसे कहा जा रहा है, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता इस वक्त राहुल गांधी को है। इस पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह को हम जोड़ने की कोशिश करें। प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी के संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता शिवसेना के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा को हम जोड़ने की कोशिश करें, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, को हम थोड़ी देर में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। हम शुरुआत करना चाह रहे हैं संजय जी आपसे। ये जिस तरह से बैक टू बैक एक एक करके झटके लग रहे हैं और आज मिलिंद देवड़ा के तौर पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा, ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी मुझे लगता है बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनने वाली है, खासकर 2024 के पहले। संजय जी, देखिए, अभी तो बहुत से चेंजेस होने हैं, अभी तो बहुत सी उठक पटक होनी है, बहुत से नेता इधर आएंगे, बहुत से नेता उधर जाएंगे। तो किसी नेता के इधर आने से, किसी नेता के उधर जाने से पार्टियां खत्म नहीं होती। अभी तो महाराष्ट्र की राजनीति में कई आने हैं भूचाल, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर जो ये डिसाइड करता है कि केंद्र में किसकी सरकार रहेगी। अब पहले हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ था और चुनाव जो है वो उद्धव जी के नेतृत्व में लड़ा गया था, किसी और के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था। आज जो भी विधायक हैं या सांसद हैं वो सभी उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में लड़े थे। तो उस समय हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन भी था। 48 में से 41 सीटें हमने जीती, जिसमें 23 सीटें बीजेपी की थी और 18 हमारी थी जी। तो केंद्र में किसकी सरकार रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, इसका डिसीजन लेने में महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र का इलेक्शन, महाराष्ट्र की सीटें एक अहम रोल अदा करेंगी। और अभी बहुत से नेताओं के इधर उधर आने जाने का काम होना है, तो ये चल रहा है, चलने दीजिए। नहीं, बहुत से नेताओं का आना जाना तो ठीक है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और सवाल आपसे ले रहा हूं, उसके बाद आलोक जी के पास जाऊंगा। एमपी की राजनीति में देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए तो अपने साथ अपने कुछ एमएलए को, अपने कुछ जो उनके क्लोज अलाइड थे उनको लेकर के गए, लेकिन फोन फिर से जी वो लगता है संजय जी से कनेक्शन टूटा। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश। आलोक जी कह रहे हैं बहुत से आने जाने नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहेगा, क्या इसको बहुत हल्के में परिभाषित कर रही है शिवसेना? देखिए, विगत कुछ दिनों से तो ये कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता एक एक करके छोड़ के चले गए, जो इनके लिए एक परेशानी का सबब बन गया है कि अब इनके पास अच्छे कद्दावर नेता की कमी हो गई है।
राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और 2 महीने का यात्रा है। मुझे लगता है उनके यात्रा खत्म होने तक चुनाव आ जाएगा और वो यात्रा में ही लगे रहेंगे और मोदी जी बाजी मार के 2024 में सरकार बना के बैठ जाएंगे। ये वक्त कांग्रेस को जोड़ने का है, कांग्रेस को ठीक करने का है। इलेक्शन बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है और आप यात्रा पे चले जाएंगे तो इलेक्शन स्ट्रेटजीज कौन बनाएगा, कौन इलेक्शन में लोगों को इकट्ठा करेगा, कौन सीट बंटवारे में शामिल होगा जी, कौन सीट देगा अच्छे लोगों को। इन सब में राहुल गांधी जी का होना बहुत जरूरी था, लेकिन पता नहीं किसके एडवाइस पर वो न्याय यात्रा निकले हैं। मुझे नहीं लगता है इससे उनकी पार्टी को हानि ज्यादा होगी, लाभ कम होने की उम्मीद है मुझे। नहीं, लेकिन आलोक जी, कांग्रेस के कुछ सूत्र ये भी बताते हैं, कुछ सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर मिली कि कांग्रेस और बाकी जो दल हैं वो भी ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि तैयारी अब 29 की करनी चाहिए, 24 में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। क्या ये सही है? हो सकता है ऐसा भी हो। अगर लोगों ने फील्ड छोड़ दिया है, वॉक ओवर दे दिया है, तब तो 29 की तैयारी में की बात होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल मुहाने पर आके खड़ा है। मोदी जी लगातार जगह जगह जाके रैलियां कर रहे हैं चुनाव से संबंधित। वही हाल कमोबेश अमित शाह जी का है, लेकिन कांग्रेस या इंडी का कोई भी नेता अभी जनता के पास जाके चुनावी रैली के मोड में कहीं भाषण देने नहीं दिखाई दे रहा है। जी ठीक है आलोक जी, आपके पास वापस लौट रहा हूं। संजय जी भी मुझे लगता है दोबारा कनेक्ट हो गए होंगे, उनके पास जाऊं, लेकिन एसएन सिंह जी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं एसएन सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, आपके लिए तो अच्छी खबर होगी, कांग्रेस के बड़े नेता रहे मिलिंद देवड़ा और कहा जा रहा है कुछ और नेताओं की फहरिस्त है और उन्होंने पीएम के विजन की काफी तारीफ की। कहीं इसमें आप लोगों का कोई रोल तो नहीं है? ये तो देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम को जो छोड़ेगा उसको बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, पूरी देश की जनता उसको छोड़ेगी। और इतना साधारण सी बात है जिसको समझ में ना आए कि सूखते पेड़ और डूबती नाव से सब लोग किनारा कर लेते हैं। डूबती नाव पे कौन सवार होना चाहता है और क्यों सवार होना चाहेगा? जो पेड़ सूख रहा है उस पे तो चिड़िया भी नहीं रहती है। कहावत है कि पाले सुग्गा सारिका, काग न पाले को, काग को कौन पालता है? तो मुझे लगता है ये बहुत व्यक्तिगत तौर पे जिसको लगता है कि हमारे यहाँ कोई फायदा नहीं है वो वहां से छोड़ देगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना। हाँ, लेकिन एक बात स्पष्टता से दिखाई दे दिया कि जब आदमी छोटे मन से, टूटे मन से चलता है, अपने परिवार को, अपने लोगों को नहीं जोड़ पाता है, वो झूठी एक चादर ओढ़ के चलता है, मैं न्याय यात्रा निकाल रहा हूं। अरे न्याय के लिए तो महिलाएं भी कितने दिन से इंतजार कर रही हैं। जो जिन सिखों के साथ अन्याय हुआ था 84 के दंगे में, एक सिख विधवा कॉलोनी बन गई थी, उनको न्याय कब मिलेगा? न्याय इस देश को कब मिलेगा जब देश का बंटवारा। सिंह जी, वो तो चर्चा का विषय रहेगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, डूबते नाव और सूखते पेड़ का सहारा तो हर कोई छोड़ देता है। जो आपने बात की, क्या वो इशारा संजय गुप्ता जी की तरफ था, शिवसेना के प्रवक्ता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं? और दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि आपका कितना हाथ है इसमें? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों की राजनीति करती है, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। और कहावत है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो एक को साध लेगा, विकास को साध लेगा, सांस्कृतिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास, राष्ट्र का विकास, हम विकास को साध कर और साध रहे हैं। जी ठीक है, संजय गुप्ता जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद मिलिंद देवड़ा का आज वो पूरा बयान सुनवाऊंगा जिसमें उन्होंने कांग्रेस की बकिया उधेड़ी। लेकिन संजय गुप्ता जी, क्लियर इशारा आपके लिए। भाई, सूखे हुए पेड़ का साथ पक्षियां छोड़ देती हैं, डूबते नाव का साथ जो है उस सवारी छोड़ देते हैं, और नहीं छोड़ते हो नाव के साथ खुद डूबते हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा कभी कभी डाउट भी होता है आपकी मुस्कुराहट पे। देखिए, एसएन सिंह साहब ने अभी एक बात कही कि हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। तो अगर मुद्दों की बात करें तो किसी के साथ खड़े होने से कोई किसी के साथ नहीं हो जाता, और किसी के खिलाफ बोलने से कोई किसी के खिलाफ नहीं हो जाता। जी, मैं मुद्दों पे अगर आता हूँ
तो मुद्दों के आधार पर तो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, और चाहे वो गलवान घाटी का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मुद्दा हो, हमेशा हम साथ ही तो खड़े रहे हैं सरकार के। हमने कब इस बात को कहा कि जो मुद्दे सही होंगे उसको सही कहा जाएगा और जो मुद्दे गलत होंगे उसको गलत ही कहा जाएगा। राजनीति मुद्दों के आधार पर ही होनी चाहिए। 2.5 साल के लिए ठाकरे परिवार को मुख्यमंत्री देना ठीक ऐसे था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। यहाँ इनकी गलती है। अगर किसी इनके पुराने साथी ने 25 साल 30 साल सत्ता के साथ समझौता किया और इनको प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने में अहम रोल अदा किया, उनका मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनवाया, तो ठाकरे परिवार को क्या 2.5 साल देना इनके लिए ठीक नहीं था? और ऐसा क्या हुआ, शिंदे जी ने ऐसा क्या किया कि मतलब आपने ठाकरे परिवार को मुख्यमंत्री नहीं दिया, और ठाकरे परिवार जब शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तब उनकी बात आपने नहीं मानी। तो यहाँ आपकी गलती है एसएन सिंह साहब। मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। यहाँ मैं आपसे सहमति रखता हूँ संजय गुप्ता जी, मगर ये तो आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन मिलिंद देवड़ा आपके साथ भी तो आ सकते थे, आपके साथ क्यों नहीं आए? वो शिंदे जी के साथ क्यों चले गए? ये भी सवाल आज राजनीति में पूछी जा रही है। उनको शिवसेना ही चुनना था तो वो शिवसेना चुनते, आपकी वाली शिवसेना चुनते, वो एकनाथ शिंदे के साथ गए। विवेक जी, उन्होंने शिवसेना को चुना, मैं जवाब दे दूं? एकनाथ शिंदे जी के यहाँ जाते, हमारे आते, वो उनका मन है। ऐसे तो बहुत से नेता हैं जो अभी कहीं और जाएंगे, कहीं से कहीं और आएंगे। किसी एक नेता के इधर से उधर हो जाने से पार्टियों का स्टैंड नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन नतीजे संजय गुप्ता जी ये नहीं कहते। मध्य प्रदेश के चुनाव देख लीजिए, बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की हैं और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी अहम भूमिका बताई जाती है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, आपके अलाइड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके जो कद्दावर नेता राहुल गांधी उनके बड़े करीबी माने जाते थे। मैं इस डिबेट में वापस आऊं, एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहा हूं। ऋषि मिश्रा को मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। ऋषि मिश्रा आपसे जवाब लूं, लेकिन मिलिंद देवड़ा का एक बाइट सुनवाना बहुत जरूरी है। उन्होंने शिंदे गुट का दामन थामते ही, शिवसेना का दामन थामते ही कांग्रेस पर बरस पड़े। क्या कुछ कहा मंच से मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस के लिए? पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो उसका भी विरोध करेंगे। कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। उन्होंने 3 बातें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रखी। ऋषि मिश्रा जी, मैं आपका जवाब चाहूंगा। अजय शुक्ला भी हमारे साथ आ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे। ऋषि मिश्रा जी, मुझे बताइए, 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। उनके संवाद में जो 3 बातें निकल कर आई, मोदी विरोध के नाम पे हर चीज का विरोध करना, दूसरी बात यह कि कंस्ट्रक्टिव राजनीति ना करना, और जो पहले 1968 वाली कांग्रेस थी वो 2004 के बाद रह नहीं गई, और तीसरी बात जो उन्होंने कही, बड़ी बात कही, कि जो यूबीटी गुट है, यानी कि उद्धव ठाकरे वाला गुट, उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं की, इसी वजह से उनको यह फैसला लेना पड़ा। देखिए, उनका जो फैसला हुआ है 2 शब्दों के बीच में हुआ है। ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई प्रासंगिकता है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण शब्द है, वफादारी और दुकानदारी। उन्होंने दुकानदारी को चुना है, और आप जानते हैं कि उस सीट से प्रमोद सावंत MP हैं शिवसेना उद्धव गुट के। अब प्रमोद सावंत जब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं
और शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में समझौता हो गया है, तो स्वाभाविक है वो सीट उद्धव ठाकरे को मिलेगा। तो बेचारे देख रहे थे कि 2014 में वो चुनाव नहीं जीते, 2019 में चुनाव नहीं जीते, अब ये सीट प्रमोद सावंत को जाएगा, तो उन्होंने वफादारी को छोड़कर दुकानदारी को चुना। 55 साल में जो पार्टी उनके परिवार को राष्ट्रवादी लगी, बहुत अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा रहा, वह पार्टी जैसे ही मुंबई दक्षिण का जो सीट है शिवसेना उद्धव गुट को चली जाती है, तो उनको सब कांग्रेस पार्टी में सब कुछ खराब दिखने लगता है और ये एकनाथ शिंदे बहुत प्यारे लगने लगते हैं। तो ये विवेक जी वफादारी और दुकानदारी में इनको कुछ चुनना था। ये तय कौन करेगा? प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर का न्योता ठुकराने का प्रकोप है, ये तय कौन करेगा कि वफादारी है दुकानदारी है? प्रमोद कृष्णम को क्या जवाब देंगे आप? प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते हैं, वो कांग्रेस में नहीं है वो। अरे भाई, तो कांग्रेस के समर्थन में बोलते तो रहे हैं, आज नहीं बोल रहे हैं ना। आज तो वो बीजेपी के संपर्क में है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगला प्रमोद कृष्णम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। एसपी सिंह से पूछिए, एसपी सिंह वही कार में बैठ के जा रहे हैं, तैयारी करवाने जा रहे हैं, ज्वाइन करवाएंगे एसपी सिंह जी। तो ये प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं ना, श्री राम का प्रकोप है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। आप मतलब जो कांग्रेस को छोड़ दे वो गलत। राम का अपमान तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। अच्छा, एसएन सिंह से इसका जवाब लूंगा, उसके बाद अजय जी आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, भगवान हिंदुओं का अपमान कर रहा है बीजेपी। मिश्रा जी गाली देना बीजेपी को जवाब दो। देखिए मिश्रा जी ने एक बात कही, राम का अपमान मत कीजिए। मिश्रा जी ध्यान दे, मिश्रा जी कृपया ध्यान दे, मैं आपके बीच में। मिश्रा जी ने अच्छी बात कही कि वफादारी क्या होता है और दुकानदारी क्या होती है और पता नहीं क्या क्या जो चीज कहे उसको आप जोड़ लीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी वफादारी नहीं निभाते हुए इनके खिलाफ 400 पेज का एक रिपोर्ट कार्ड लेके भ्रष्टाचार का घूम रही थी, उसके साथ किस तरह से कांग्रेस के लोग चले जाते थे? इनको बताना पड़ेगा कि दुकानदारी की टीएमसी जो भ्रष्टाचार को बताते हुए इनसे अलग हुई थी, आज उसको अगरबत्ती दिखाने का कार्य कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मित्र दिखाइए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को गाली नहीं देना चाहिए। जब संजय राउत जी संजय निरूपम को गाली देते हैं और संजय निरूपम जी संजय राउत को गाली देते हैं, ऋषि जी को बुलवा लीजिए आप। देखिए ऋषि जी को समझना होगा, संजय राउत जी कह रहे हैं जीरो से, हीरो नहीं है जीरो है, तो मुझे लगा उसी दिन पता चल जाना चाहिए कि कांग्रेस में ठीक ठाक नहीं है। हो सकता है कि संजय राउत जी नहीं चाहते हो कि कांग्रेस यहाँ शुरुआत करे, ये तो तकलीफ का विषय है। अब रही बात भगवान को, तो देखिए हिंदू धर्म इतना सरल धर्म है, इतना सस्ता धर्म है, उसको कोई भी गाली दे, अरे भाई 1000 बार गाली दी है। साधु सन्यासियों को गोली से भुलवाने का कार्य किए हैं, साधु सन्यासियों को गाली देंगे, हिंदू धर्म को देवू करेंगे, राम की सत्ता को मानेंगे। उनको बोलने दीजिए एक एक करके प्लीज। देखिए क्या है, हमारे मित्र की तकलीफ बढ़ने थी, हमने तो अभी 2 ही सवाल पूछा। मैं कह रहा हूँ हो सकता है संजय राउत जी को 1 हफ्ते पहले पता चल गया हो कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं है। आदरणीय विवेक जी संजय राउत जी ने 2-3 दिन पहले ही बयान दिया कि कांग्रेस की हैसियत क्या है। सही बात है, आज देखिए देवड़ा जी को पता चल गया कि कांग्रेस की हैसियत नहीं है और वो दूसरी नाव पे सवार हो जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी यही सेम बयान दिया था जी। मुझे तकलीफ बढ़ गया इनका, पहले इनसे बयान ले लीजिए तब हम मैं इसका जवाब में अजय शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ जी। ठीक है सिंह जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजय शुक्ला जी, जो बात प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं बोलने नहीं दूंगा जी। ठीक है, 1 सेकंड। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूँ, आपकी बात आ गई है। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूँ। अजय शुक्ला जी, जो बात एसएन सिंह जी कह रहे हैं, प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि उन्होंने प्रभु श्री राम का न्योता ठुकराया, उसी का प्रकोप है। ये जो भगदड़ की शुरुआत हुई है, अभी ऋषि मिश्रा कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको ये भी खबर मिले कि प्रमोद कृष्णम जी जो है वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। ऐसे कुछ और नेताओं की फहरिस्त आ सकती है, कुछ और नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे तब तो नहीं न्योता ठुकराया था, जब जतिन प्रसाद गए थे तब तो न्योता नहीं ठुकराया था, इसके अलावा सिंह साहब आरपीएन सिंह गए थे तब भी न्योता नहीं ठुकराया था। तो कमोबेश इस तरह की बातें अपने आप में एजेंडे को लेकर के फोकस करती हैं। बहरहाल सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हम यदि इसकी चर्चा कर रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा चलेगा, मिलिंद देवड़ा है क्या, मिलिंद देवड़ा की खुद की हैसियत क्या थी? वो अपने पिता के कारण से इस स्थिति में पहुंचे और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उनके परिवार के, उनके पिता की वफादारी का इनाम दिया था।
और उन्हें राहुल गांधी ने महत्व दिया, मंत्री बनाया और इतने कम उम्र में सांसद से लेके मंत्री तक बना के तैयार किया। इसके बाद में आज वो इस्तीफा देते हैं और ये कहते हैं, परसों का उनका ट्वीट देखिए, वो ट्वीट करते हैं कि वो जो पुल का जिसका नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे थे, कि उनके प्रयासों से जब वो कांग्रेस के सांसद थे, जिस दौरान मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने जो किया था जिसकी बदौलत है। तो साहब जब ये विकास और सारी चीजों की बात होती है तो वहां आती है। और कांग्रेस पार्टी तो नरेंद्र मोदी को तब से 2002 से लगातार चीजों को लेके कोस रही है और बहुत सारी चीजें कहती आ रही है, 2014 से कोस रही है। तो साहब तब इन्हें नहीं ये समझ में आया, 2024 तक, 2014 से 2024 आ गया, तब तक इन्हें नहीं समझ में आया था। तो यह स्थिति है और आज ये स्थिति है कि जब ये बात कहते हैं, ये है कौन, 2 बार के हारे हुए एमपी हैं लाखों वोटों से, और जो जीता हुआ एक एमपी जा करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किसी को पुत्र चर्चा नहीं है। रानी सली जा करके मणिपुर में उसे एसएन सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा, आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। मिस्टर सिंह, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, सुनना सीखिए, सभ्यता सीखिए। ये डिबेट का डेकोरम टूट गया है, पत्रकार बोल रहा है, आप उसको सुनिए। नहीं एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिएगा। एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। पार्टियां जुड़ी, देखिए कुछ टूटा फूटा नहीं है। एसएन सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एसएन सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ टूटा फूटा नहीं है। मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। अजय शुक्ला जी, दानिश अली जा करके यदि कांग्रेस पार्टी की उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ ज्वाइन करते हैं, जो सिटिंग सांसद है, उस पर चर्चा नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, यह एक नैरेटिव बनाने की पूरी साजिश है और सब कोई जानता है, कांग्रेस भी जानती थी। मिलिंद देओड़ा कारपोरेट के व्यक्ति हैं और कारपोरेट को साधने के लिए वो जिस तरीके से, आपको याद होगा 2019 के चुनाव में अंबानी ने उनके लिए प्रचार किया था। आज स्थिति ये है कि जब उन्हें वो लगता है कि हाँ अब हमें जरूरत यहां है, तो उसलिए नहीं, उन्हें ऐसा तो नहीं लगा 24 में एक बार फिर से सरकार आएगी इसलिए वो इधर आ रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है मोदी सरकार रिपीट होने जा रही है इसलिए उधर चल लेते हैं, लेकिन वो अपने नफा नुकसान की राजनीति देख रहे हैं। वो हम नहीं डिसाइड करेंगे, हो सकता है। ठीक है, एसएन सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। जी एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, नफा नुकसान देखकर फैसला लिया जा रहा है। जी अजय जी, ये नफा नुकसान कौन नहीं देख रहा है? पूरी एनडीए अलायंस को देख लीजिए, बहुत लोग पुत्र पिता के पुत्र होने के नाते ही इनके जितने सहयोगी, अखिलेश यादव जी क्या है, अखिलेश यादव जी की क्या जमीन थी? आप बताइए, टीएमसी में जो उनके पुत्र, उनकी क्या हैसियत है? लालू जी के लड़की की क्या हैसियत है? राहुल गांधी जी की क्या हैसियत है? कांग्रेस के बाकी लोगों की हैसियत छोड़ के केवल राहुल गांधी जी की हैसियत, प्रणब मुखर्जी जी की हैसियत नहीं थी, केवल राजीव गांधी जी की। तो सब लोग जानते हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार को यह बात समझना होगा कि ऐसा कार्य कांग्रेस के लोग हमेशा करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो इस पे चर्चा ही नहीं कर रही, क्योंकि चर्चा में आपने आमंत्रण दिया, हम एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता इस नाते बयान दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना। मैंने सवाल पूछा ऋषि मिश्रा से कि आदरणीय ऋषि मिश्रा जी, संजय राउत जी जो एनडीए अलायंस के सपोर्टर हैं, एनडीए अलायंस के सहयोगी हैं, 3 दिन पहले बयान देते हैं कि कांग्रेस की हैसियत क्या, आप कह रहे हैं कि मेरी हैसियत ज्यादा है, वो कह रहे हैं आपकी हैसियत है नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही आप 1:30 बजे रात तक बैठा, वो कह रहे हम 4 बजे तक बैठाएंगे। एनसीपी करी हम आपका साथ नहीं देंगे, वहां टीएमसी करी हम आपका साथ नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी करी आपकी जमीन समाप्त हो गई। तो हम तो एक राजनीतिक पार्टी है भाई, हम आपके विरोधी हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। और कब जब जो जगह तभी सवेरा, जब जिसको अच्छा लग रहा है कि विचारधाराएं चेंज हो रही है। अब देखिए, अभी हमारे एक मित्र बैठे थे नेता शिवसेना के, वो कह रहे थे जब तक आपने विचारधाराओं की राजनीति की, महाराष्ट्र की जनता आपके साथ थी, जब आप विचारधारा की राजनीति छोड़ के दलगत राजनीति में उतर आए, स्वार्थ की राजनीति करने लगे, व्यक्तिगत राजनीति करने लगे, जनता का साथ आपका टूट गया। और कोई भी राजनीतिक दल जब निहित स्वार्थ के लिए जनता को भूल के अपने निहित स्वार्थ को अपनाएगा, जनता उसका साथ छोड़ देगी। विवेक जी, सबसे बेहतर मूल्यांकन कौन करता है? जनता करता है। एग्जाम में हम जो भी लिख कर आते हैं, जिस तरह से एग्जामिनर मूल्यांकन करता है, उस तरह जनता जो मूल्यांकन कर रही है वो 0 अंक दे रही है। भी 5 चुनाव में देखे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जनता ही जिता रही है। तो हमें लग रहा है कि आप लोग के घर का मसला। ऋषि मिश्रा जी, आ रहा हूं आपके पास, मुझे एक बाइट चलानी है, पहले रुक जाइए।
एसएन सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपने कहा कि जनता डिसाइड कर रही है, जनता की अदालत में बीजेपी को फुल मार्क्स मिल रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं, आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं बीच में सबसे पहले यहां पर एक बाइट सुनाना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी के नेता चुटकी ले रहे हैं मिलिंद देवड़ा के जाने से, और कांग्रेस के ही सपोर्टर कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का श्राप है ये। जरा सुनिए, उसके बाद डिबेट में वापस लौटते हैं। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है, और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। विडंबना देखें, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसके पूर्व भी कई सारे नेताओं ने कांग्रेस दल को त्याग दिया। जब से मैं जानता हूं ये कांग्रेस से जुड़े थे, पारिवारिक वैचारिक सबका सम्मिश्रण था। लेकिन क्या ही कहा जाए, जब कोई दल सत्ता से बाहर होता है फिर वही बात याद आती है, उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। देखिए, भारत न्याय यात्रा यही है कि देश के भारतवासियों को न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने देश को लूटा है उसका नस्ता नाबूद करना है, और ये अपनी न्याय यात्रा चला रहे हैं, जनता भी अपना न्याय यात्रा चला रही है। और आपने देखा होगा ये पहला न्याय देवड़ा जी की रूप में आया है, जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो आगे बढ़नी चाहिए। ये सोनिया गांधी की कांग्रेस को प्रति जो महात्मा गांधी की कांग्रेस को न्याय मिल रहा है, और सब छोड़ के जाने वाले हैं। अब ऋषि मिश्रा जी आप ही कहिए, इसके बाद मैं संजय जी आपके पास, आलोक जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, इसके बाद ऋषि मिश्रा जी अब आप बताइए, जो बयान मैंने आपको सुनवाए उसमें हर पार्टी के नेता थे, और हर पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि एक चुनौतीपूर्ण विषय है, ये दिक्कत वाली बात है। मतलब दिन को दिन कह रहे हैं, रात को रात कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको दिक्कत है। ऋषि मिश्रा जी देखिए विवेक जी, कांग्रेस बीजेपी के लिए इतना ही प्रासंगिक है कि कांग्रेस के फूके हुए कारतूस भी उनको हीरे लगते हैं। तो इसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? नंबर वन। नंबर फूका हुआ कारतूस कौन है? नाम लेकर बोलिए। अरे भाई देवरा जी जो आपको तकलीफ हो जाती है भाई, हम आपका तकलीफ बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी काम करेगी। अगर आपको किसी चीज का अच्छे से उपयोग नहीं आता है तो आपके लिए वो फूका हुआ लगता है। हमारे एसएन सिंह जी एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एसएन सिंह जी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके। को सोचना चाहिए ना, ठीक है, एसएन सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मिश्रा ने बीच में बोला, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एसएन सिंह जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनकी बात पूरी है, फिर मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं, प्लीज। मिश्रा जी, बड़े भाई हमें भी बोलने दीजिए। यदि भगवान राम का प्रकोप है तो आदरणीय पूज्य चारों शंकराचार्यों का भी अपमान कर रहे हैं। एफिडेविट देने का कार्य कौन करता था? जब 5 राज्यों के चुनाव में डेंगू मलेरिया आपके सहयोगी करते हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी किसको है? क्यों नहीं कहा कि ये गलत है? नहीं एक एक करके। भगवान राम को गाली जब दिया जाता था, कब एक एक करके। ऋषि मिश्रा जी, एक बार कहिए। एसएन सिंह जी एक एक करके सुनिए ना मेरी बात, प्लीज। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए ना। सारे मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ओवरलैप करता है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आपसे भी विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, करबद्ध निवेदन है कि एक एक करके बात सुनते हैं, दर्शकों को भी मजा आएगा। ऋषि मिश्रा जी, जब मैं डिबेट में आता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता क्यों हमसे इतना डरते हैं पता नहीं। तो मैं पोल खोल देता हूँ, क्या पता नहीं। ये देखिए हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान ये लोग करते हैं कि जिस मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पे गोली चलाई, उसी मुलायम सिंह यादव को इन्होंने उसके बदले इनाम देते हुए पद्मश्री का अवार्ड दिया। आज बताइए, जो कलकत्ता के जो 2 भाई को सरेआम गोली मार दिया गया था, उनके परिवार को ये लोग पूछने भी जाते हैं क्या हालचाल? अरे मिश्रा जी वो सब छोड़िए, ये बताइए राम मंदिर के लिए ये बताइए मिश्रा जी ये बताइए, सवाल ये है कि क्या न्योता ठुकराने की वजह से, एसएन सिंह जी मैं एक सवाल पूछ लूं, क्या न्योता ठुकराने की वजह से कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है? मुझे तो खबर मिली कि गुजरात कांग्रेस में भी काफी हलचल मच रही है, बहुत अंदर से बड़ी खबर बहुत जल्द मिल सकती है। गुजरात कांग्रेस के अंदर जरा पता कर लीजिएगा, शायद आपको भी जानकारी मिली हो।
विवेक जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि 22 तारीख को जो भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो हिंदुओं के साथ अपमान किया जा रहा है। भगवान रामलला के साथ अपमान किया जा रहा है। हिंदू भारत के हिंदू समाज से बीजेपी को माफी मांगना चाहिए। अब भगवान राम की सत्ता को नहीं मानेंगे, भगवान राम की सत्ता को के प्राण प्रतिष्ठा का, ये दर्द बढ़ने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। आलोक जी के पास जा रहा हूं एक जवाब लेने के लिए। आलोक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। आलोक जी अब बताइए, अब मिश्रा जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान है 22 तारीख, ऐसे ही बयान से नुकसान होता है, फिर भी मिश्रा जी मानेंगे नहीं? देखिए, ऑपोजिशन का पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या सोच के उनका रवैया है कि वो सनातन धर्म हिंदू पर प्रहार अलग अलग जगहों से प्रहार करते आ रहे हैं जी, और अनर्गल बातें उनके बारे में बोलते आ रहे हैं। आज अब श्री राम के बारे में भी इन्होंने कहना चालू कर दिया। तो इस सब से क्या आपको लगता है कि इनको जो देश के 85% सनातनी है उनका कहीं वोट मिल पाएगा? ये खुद ही अपना वोट बैंक रोज ही नीचे गिरा रहे हैं, और कांग्रेस को तो पहले अपने को जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। सबसे ज्यादा कांग्रेस से ही लोग छिटक रहे हैं, अन्य छत्रप दल तो फिर भी अपने लोगों को अपने साथ इकट्ठा किए हुए हैं। और आने वाले समय में अगर कांग्रेस ने अपने को ठीक नहीं किया तो मुझे लगता है वो भी एक छत्रप पार्टी बनकर रह जाएगी। जो रवैया वो अपना रहे हैं और जिस तरीके के बचकाने ढंग से राहुल गांधी कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश 3 महीने में चुनाव मुहाने पर आके खड़ा है और वो न्याय यात्रा में 2 महीने अपने को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये सब चीजें एक अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रही हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूं, मैं शुक्ला जी के पास जाकर जवाब लूं। मैं ऋषि मिश्रा जी एक सेकंड आ रहा हूं। अरे हर बार आप थोड़ी बोलिएगा, संजय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं संजय जी के पास जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बयान इस बीच आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, गफलत के चलते एक मस्जिद खो चुके हैं, हमें बाकी मस्जिदों को बचाना है। ओवैसी का अपना ही गाना है, ओवैसी अपने ही गाने पर टिके हुए हैं। जालिम हुकूमत की नजर मस्जिदों पर है, मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मस्जिदों को लेकर किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। असदुद्दीन ओवैसी अपने ट्रैक पर लगे हुए हैं। इस तरह की बयानबाजी उन्होंने पहले भी की है, इस पर खैर किसी और दिन बहस करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है, संजय जी मैं आपके पास आना चाह रहा, तो काफी देर से आप इंतजार भी कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, ऋषि मिश्रा कह रहे थे भी हो सकता है कि प्रमोद कृष्णम के बारे में खबर आ जाए। सोर्सेज बता रहे हैं कुछ और बड़े नेता जो लाइन में लगे हुए हैं, उधर न्याय यात्रा चलती रहेगी, इधर छोड़ो यात्रा चलती रहेगी। देखिए, अभी मेरे एक साथी ने कहा कि मुद्दों के आधार पर ही किसी बात का समर्थन होना चाहिए और मुद्दों के आधार पर ही किसी बात का विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम विपक्ष में है तो सरकार की हर बात को गलत ही कहेंगे, और अगर हम किसी के साथ गठबंधन में है तो उसकी हर बात को सही कहेंगे। और शिवसेना ने तो हमेशा मुद्दों के आधार पर ही अपना स्टैंड रखा है जी। कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बावजूद सिर्फ एक उद्धव ठाकरे साहब ऐसे नेता थे विपक्ष के जिन्होंने गलवान घाटी में पीएम साहब का और देश की सरकार का समर्थन किया था। और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बावजूद सावना में 2 लेख छपे थे कांग्रेस के लिए, जिसको आपने आज तक कभी दिखाया नहीं है। उसमें कहा गया था, कांग्रेस का कंपैरिजन किया गया था। एक तो लेख था चरमराती खटिया, और उसके बाद कांग्रेस के विषय में सब कुछ बताया गया था कि कैसे आज कांग्रेस चरमराती खटिया की तरह है। और उसके बाद एक लेख और छपा, जर्जर महल, और उसके बाद कांग्रेस के विषय में बताया गया कि किस तरह से कांग्रेस की आज क्या पोजीशन है और क्यों उड़ता है गली गली में राहुल गांधी जी का मजाक। तो ऐसा नहीं है तो संजय जी, चरमराती खटिया पर आराम करने की क्या मजबूरी थी? में आगे तो नहीं कांग्रेस संजय की जी, बात सही है।
संजय जी, चरमराती खटिए पर आराम करने की क्या आवश्यकता थी? कौन सी सियासी मजबूरी थी? अकेले रह लेते थोड़े दिन, त्रिशंकु विधानसभा चल जाती। देखिए बात आप ये भी हो सकता था, ऐसे तो बीजेपी भी मान सकती थी, अगर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देते तो क्या हो जाता। आज 5 साल के भारत हो गए मुख्यमंत्री, आज बीजेपी का तो नहीं है ना। बाला साहब ने हमेशा ये चाहा कि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार हो और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार हो, शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। उन्होंने सीट शेयरिंग का फार्मूला इस तरह से बनाया था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको 2014 में, 2017 में, 2019 में आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद और सनातन के मुद्दे पर समर्थन था। तो संजय जी, एक बात बताइए कि 22 तारीख को कौन से बड़े नेता जा रहे हैं वहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए 22 तारीख को कला ऐसे कुछ कला नगर के अंदर हम अपनी पूजा कर रहे हैं, राम मंदिर के अंदर। उसके अंदर हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण भी दिया है। और 22 तारीख को हम नहीं जाएंगे। अगर हम अगली बार 2-4 दिन बाद चले जाएंगे तो क्या हम राम भक्त नहीं रहेंगे? तो क्या राम मंदिर के ताले हमारे लिए बंद हो जाएंगे? आज हम बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, आज हम कांग्रेस के साथ या दूसरे दलों के साथ गठबंधन में। राम भक्ति का गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। प्रोग्राम है, हमें ऐसा लगता है। नहीं, एक बात नहीं, क्या मुझे आप एक बात ये बता दीजिए कि अगर 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो क्या मंदिर के ताले हमारे लिए बंद हो जाएंगे? हम अगली 22 को चले जाएंगे। हम तो मंदिर का उद्घाटन जब नहीं था उससे पहले भी जाते रहे मंदिर पे और बाद में भी जाते रहेंगे। हम राम मंदिर के साथ संजय जी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। संजय जी, गठबंधन हो चाहे किसी के भी साथ गठबंधन हो, संजय जी गठबंधन की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं न्योता तो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भेजा जा रहा है। न्योता ट्रस्ट का है, किसी पार्टी का नहीं, किसी सरकार का नहीं है। मैं इस पर आपका स्टैंड चाह रहा हूं। फिर मैं चाह रहा हूं अपने दूसरे मेहमान एसएल सिंह जी के पास, उसके बाद शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। तो मुझे आप ये बता दीजिए, क्या इस 22 को ना जाकर के हम अगली 22 को जाएंगे या उसके 10 दिन बाद चले जाएंगे तो क्या हम राम भक्त नहीं रह जाएंगे? क्या राम मंदिर के ताले हमारे लिए बंद हो जाएंगे? क्या आप मुझे ये बता दीजिए, क्या इसी 22 को जाना क्यों जरूरी है कि उसके बाद नहीं जा सकते? प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम नहीं रहेगा, फिर उसके बाद तो आम दर्शन हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को हम कलानगर में कर रहे हैं। अच्छा। हमारी उद्धव जी पूजा वहां कर रहे हैं, उस पर हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण भी दिया है। हम पूजा कर रहे हैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से। ठीक है एसएल सिंह जी, और राम मंदिर पे भी जाएंगे हम जी। ठीक है, 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम नहीं, आपने बड़े साफ गोई से इस बात को कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब कोई वहां नहीं आ सकता है और पूरे देश के लोगों को उन्होंने अपील किया, आप अपने घरों में दीपक जलाइए, उत्सव मनाइए। भगवान की पूजा भावना से होती है और भावना आप कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भावना ऐसा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान राम ही नहीं है, सनातन ही नहीं है, हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया, अरे कोई 6 फीट की मूर्ति अपने घर में ले आता है, कोई मंदिर बनाता है और बहुत सारे गरीब ऐसे होते हैं कागज पे हनुमान जी का, भगवान राम का चित्र बना के अगरबत्ती दिखाते हैं। तो सनातन में तो भावना को पूजी जाती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन बहुत लोगों की भावना अभी भी गाली देने की है कि वो गाली दे लीजिए, उससे कोई खुश हो जाएगा। आप देखेंगे विवेक जी, जो मुख्य विरोधी थे, जो मुस्लिम पक्षकार थे, वो फूल बरसाने के लिए तैयार है। आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र से, बंगलोर से बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग वो भगवान राम को पूजने के लिए, भगवान राम को फूल समर्पित करने के लिए वहां आ रहे हैं। उनकी भावना है, आपकी भावना गाली में बसती है, आप गाली दीजिए, कौन मना कर रहा है? हम तो मान के चलते हैं, सबई नचावत राम गोसाई, नाचत सब मरकट की नाई। सब कुछ सामने आ जाएगा। जनता भी तो जनार्दन होती है, जनता भी भगवान का रूप होती है। हमारे बोलने से, आपके बोलने से क्या हो? जनता देख रही है। कोई इतनी छोटी बात नहीं है विवेक जी की 10 सेकंड में कह दिए कि हाँ हमारी भी आस्था है। अरे 2 लाख लोग वहां शहीद हुए हैं, 2 लाख लोगों की जाने गई है, 500 वर्षों तक मुकदमा चला है, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई चली अपने हक के लिए। विवेक जी कोई छोटी बात है? पूरी सरयू लाल हो गई थी, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की 3-3 सरकारें बर्खास्त की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब को 36 घंटे जेल में रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के 22 नेताओं पर मुकदमा दर्ज होता है। विधानसभा से लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है। क्यों सवाल पूछा जाता है? क्या भगवान राम आपके नहीं? अरे तो कारसेवा, एसएल सिंह जी, कारसेवा तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी की थी, शिवसैनिकों ने भी की थी। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, कौन मना किया कि नहीं किए?
लेकिन विचारधारा नहीं बदलनी चाहिए, भावना नहीं बदलना चाहिए। भावना बदल जाएगा तो विभीषण अपने भाई को छोड़ देता है, कटघरे में नहीं खड़ा कर पुत्र अपने सकते। पिता को छोड़ अगर देता आज है। कोई आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राम भक्त नहीं रहा। अगर आज कोई आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो हिंदुत्व पे नहीं रहा। आज अगर कोई आपके साथ नहीं है, अगर मुद्दों के आधार पर बाय चांस किसी बात के कारण किसी भी चीज़ पे आज आपसे ब्रेकअप हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी सभी बातों को आप भूल जाएं और ये कहें आपके नेता के शिवसेना का राम मंदिर में कोई योगदान के बाद नहीं है। पैचअप भी होता है। आपके संजय नेता इस संजय बात को गुप्ता कहते जी, हैं। ब्रेकअप के बाद पैचअप भी हो जाता है कई बार। तो पैचअप भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी तो 2019 में तो हम साथ ही थे, अभी 2024 का चुनाव अभी बाकी है, अभी तो बहुत से फैसले होने हैं। अभी इस बात का ही मंथन किया जाए। बीजेपी को इस बात को सोचना चाहिए कि जो पार्टी और जो परिवार 25 से 30 साल आपके साथ रहे, मेरे को आज तक सिर्फ एक चंद्रकांत पाटिल जी की, जो बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उनकी बात मुझे सिर्फ अच्छी लगी। बाकी तो जितने लोग बोलते हैं जैसे नारायण फैमिली है या किरीट सुमैया है, वो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं हम पाकिस्तानी हो गए। लेकिन चंद्रकांत पाटिल जी ने एक बात कही थी जिसको किसी बीजेपी के दूसरे नेता ने आज तक नहीं कहा। चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा था, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष थे, कि उद्धव जी के साथ और ठाकरे परिवार के साथ हमने बरसों बरस काम किया है, हमारी बहुत यादें हैं उनके साथ और हम चाहते हैं कि वो फिर से हमारे साथ आए। बिल्कुल, बड़ा इशारा आप दे रहे हैं। मैं इसे इशारा ही मानूंगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार के तौर पर खबरों में खबर ढूंढता हूं, लाइनों में खबर ढूंढता हूं। मैं आपके पास संजय जी वापस लौटूंगा। मैं इस पर एक अजय शुक्ला का रिएक्शन चाहता हूं। अजय शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे संजय जी के जवाब पर? देखिए, मैं एक चीज ये कहूंगा कि यदि राम मंदिर आंदोलन की बात करें तो आंदोलन की निश्चित रूप से शिवसेना का एक महान योगदान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाला साहब ठाकरे साहब का है। मैं खुद उन दिनों फैजाबाद में ही ब्यूरो चीफ था। मैंने खुद देखा है कि जो हालात होते थे और चीजें होती थी, तो निश्चित रूप से शिवसैनिक और जो मस्जिद गिराने के मामले में शिवसेना का बड़ा योगदान था, जिसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। बहरहाल, मैं दूसरी बात कहता हूं। एक बात आई अभी सवालों में कि साहब ये कार्यक्रम तो ट्रस्ट का है, सनातन का है। तो साहब, आप ही के चैनल पे कल मैं डिबेट पर था और उसमें जो सर्वे जनता से हुआ, उस सर्वे में आया कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का अधिक है, ट्रस्ट का या किसी और का नहीं। ये आपके सर्वे में। दूसरी चीज, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी यह कर रही है, यह आपके सर्वे में आया है। तो साहब, जनता इस बात को मान के जी, मुझे लगा अजय शुक्ला जी का जो कनेक्शन है वो आउट हुआ है। आप फिर से आ गया। अजय शुक्ला जी, आपकी आवाज। जी, बोलिए। भगवान के घर जाने के लिए हमें किसी दूसरे की अनुमति या उसके निमंत्रण की आवश्यकता तो नहीं होती है, यह हमारा धर्म नहीं कहता है। और दूसरी चीज, यदि धर्म की बात हो रही है तो साहब, जिस प्रतिमा के प्राकट्य की बात थी, जिसके कारण मस्जिद ढहाई गई, वह प्रतिमा कहां है? उस प्रतिमा का क्यों नहीं वो प्रतिमा स्थापित हो रही है? यह तो होता ही नहीं है कभी कि आप मूल प्रतिमा गायब कर दें। तो यह अपने आप में सनातन धर्म का अपमान है। दूसरी चीज, जिस जगह को आप कहते थे कि यह भगवान राम का जन्म स्थल है, उस स्थल से 100 मीटर दूरी पर वह जगह मंदिर बन रहा है जहां प्रतिमा का स्थापन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में साहब, सनातन धर्म का हर तरीके से उसकी परिभाषाओं का उल्लंघन हो रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में कोई क्यों जाए? वह अपने अनुसार भगवान के यहाँ जाएगा और भगवान ठीक है। मैं एसएन सिंह जी से जवाब लेता हूं, उसका ऋषि मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, सवाल ये कि ये कार्यक्रम तो ट्रस्ट का है, लेकिन इसे आपने अपना इवेंट बना दिया, ये आरोप है सीधा सीधा अजय शुक्ला जी का। देखिए, अजय जी का बयान पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देखा, सुना, समझा कि वो किन बातों पे कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बातों को गोल गोल घुमा रहे थे। मैं अजय जी से पूछना चाहूंगा, जब आज से तो भगवान राम है नहीं अयोध्या में, सब लोग मानते हैं कि भगवान राम का प्रकट अयोध्या में हुआ था। अजय जी ये बताएंगे, आज चलिए आप बाइकाट कर रहे हैं, आज तक कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता अयोध्या गया? कोई गया हो तो बता दीजिए, अगर कोई भी गया होता। दूसरा,
हमारे यहाँ सृजन और विसर्जन की परंपरा चलती है। और तीसरा आपने कहा वो मूर्ति कहाँ है, वो मूर्ति वहीं पे है जिसकी पूजा होती है। वो ऐसा तो है नहीं कि वो मूर्ति हटा दी गई, लेकिन उससे भी भव्यता, उससे भी सुंदर अगर कोई मूर्ति ले आई जा रही है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्योंकि सृजन और विसर्जन ये हिंदू धर्म में है, सनातन में है कि आप दूसरी मूर्ति का सृजन कर सकते हैं। लेकिन बाइकाट गैंग वालों को ये पूछना होगा विवेक जी, क्या इसके नाते नहीं जा रहे, अलग अलग बहाने, मतलब हम इस नाते स्कूल नहीं जाएंगे, छोटा बच्चा कहता है आज आप देर से जगा दिए, कल आप हमको टॉफी नहीं खिलाए, परसों फिल्म नहीं दिखाए, तो रोज बहाने हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि जिस दिन कोई कार्यक्रम, ठीक है, जल्दी से ऋषि जी से जवाब लेता हूं। सिंह जी, वक्त थोड़ा कम पड़ रहा है, आप क्यों नहीं गए? जी शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हो? ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, तो एक चीज बस कहना चाहूंगा जी जी विवेक जी, जी कि क्या बाबा विश्वनाथ की मूर्ति को हटा के, उनके शिवलिंग को हटा के कोई दूसरा पत्थर वहां रख देंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। जहां सनातन के आप इस मंत्र को कर रहे हैं, वहां पर प्राचीन मूर्ति की ही बात होती है, जी ठीक वही है, पूज्य होती प्राचीन है। मूर्ति की बात हो। ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद एसएन सिंह जी कलेक्टिव जवाब के लिए आऊंगा। ऋषि मिश्रा जी, देखिए विवेक जी, राजनीति में लोग इतने गिर जाएंगे कि इनके केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने पूज्य शंकराचार्य को गाली कर दिया, तो राजनीति में बीजेपी की स्तर इतनी गिर जाएगी। और दूसरा, ये लोग क्यों परेशान है, कांग्रेस के बयानों से बीजेपी क्यों परेशान है? चंपत राय जी ने तो मोदी जी को विष्णु का अवतार कह दिया है। जब विष्णु जी खुद भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये शंकराचार्य या कांग्रेस, जो ये कांग्रेस के नेता लोग बयान दे रहे हैं, उसके तो मोदी जी, ठीक है, जल्दी से आलोक जी से एक जवाब लेते हैं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी जल्दी से आलोक जी जवाब लेते हैं। आलोक जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आज जो ये सभी लोग बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोग्राम में, बीजेपी का ने इसका राजनीतिकरण कर दिया, उसका राजनीतिक फायदा उठा रही है। अगर ये लोग उसमें शरीक हो जाते तो ये सारी मिथ टूट जाती। इन लोगों के नहीं शरीक होने से इस चीज को और बल मिल गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्रोग्राम है। ठीक है, इसके दोषी भी ये खुद है। अगर ये लोग सब आके शरीक हो जाते अपने दल बल से, तो ये मिथ टूट जाता। बिल्कुल आलोक जी, आपकी अपनी दलील है, बीजेपी की अपनी दलील है, विपक्षी गठबंधन की अपनी दलील है, ऋषि मिश्रा की अपनी दलील है, अजय शुक्ला जी की अपनी दलील है। सवाल यह है कि 22 तारीख तक क्या ऐसे ही बड़ी बड़ी राजनीतिक खबरें आती रहेंगी, जैसे मिलिंद देवड़ा से जुड़ी हुई आज बड़ी खबर आई। और एक बात इतना भी तय है कि 22 तारीख तक ऐसे ही दिलचस्प डिबेट्स लगातार जारी भी रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। आप सभी मेहमानों का दिल खोलकर, हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। तो सबका हिसाब होगा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश असंभव।